हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है और उसके बाद कितने प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। फिर हम गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन समझेंगे और उससे रिलेटेड तथ्य को भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम गोलीय दर्पण का परिभाषा लिख लेते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो इसका होगा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाता है। सीधा से आपको परिभाषा लिख देना है। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कि जो उसका परावर्तक सतह होगा वह गोल होगा, बल्कि समतल नहीं होगा, उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है। गोलीय दर्पण के प्रकार लिखते हैं। अतः गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण को हम इस प्रकार से परिभाषित कर देते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि अगर मान लेते हैं यह कोई गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग है, ठीक है, और इसको अगर ये दबा हुआ भाग जो होता है ये अंदर की ओर, अगर यह जो है परावर्तक सतह हो जाए तो इसे अवतल दर्पण कहेंगे। तो अगर इसको परावर्तक सतह बनाना है तो ये उठा हुआ भाग को इसमें लेप लगाना होगा या कलई करना होगा। तो इस प्रकार से यह अवतल दर्पण बनता है और दिखाई देता है। यह चूँकि एक अवतल दर्पण नहीं है, यह अवतल दर्पण का प्रतीक है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये जो यहाँ पर दिखाई गई आकृति है यह अवतल दर्पण का एक प्रतीक है। यहाँ पर जो ये अंदर वाला दबा हुआ भाग होता है यह परावर्तक पृष्ठ होता है। और ये जो होता है जो उठा हुआ भाग होता है यह परावर्तक नहीं बल्कि इसमें लेप लगाई होती है ना। तो लेप तो इस प्रकार से आपका अवतल दर्पण बनता है। अब हम उत्तल दर्पण को परिभाषित करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उठा हुआ होता है और उत्तल दर्पण कहलाता है। आप देखिए, आप ये प्रकार की सहायता से भी उत्तल और अवतल दर्पण बना सकते हैं। देखिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये आप कोई प्रकार का कोई भी दूरी ले लीजिए और यहाँ पर रख करके आप एक ऐसे चाप लगाइए जो कि निम्नवत आपको ऐसे दिखाई देगा, है ना। तो आपको ऐसे एक चाप लगा देना है। ओके, ठीक। और यह बन गया आपका अभी एक चाप बना हुआ है। इसको बनाना है उत्तल दर्पण। तो इसका जो बाहर का पृष्ठ होना चाहिए, परावर्तक होना चाहिए। जो उभरा हुआ पृष्ठ है यह परावर्तक होना चाहिए। तो अंदर से हमको लेप लगाना पड़ेगा। तो ये हम क्या करेंगे, ऐसे लेप लगा देंगे। तो जो बाहर का उभरा हुआ भाग होगा वह परावर्तक हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपका दर्पण बनता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे कि ये आपका क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है। और इस पर ये लेप लगाई गई है ना। तो ये होता है आपका अवतल और उत्तल दर्पण। ठीक है, आई होप आपको ये अवतल और उत्तल दर्पण समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ तथ्य होते हैं, तो उन तथ्यों को हम बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, अतः पहला तथ्य है दर्पण का ध्रुव। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे हम आराम से और आसानी भाषा में समझते हैं। कह रहे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यानी कि यह एक गोलीय दर्पण है, तो इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा उसे ध्रुव कहते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है ना। ये एक अवतल दर्पण है, क्योंकि जो इसका दबा हुआ तल है वो अंदर की ओर है, तो इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। और यह आपका ये उत्तल दर्पण होगा। तो इस परावर्तक पृष्ठ का ये जो मध्य बिंदु होगा इसको हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ये ध्रुव है। ठीक उसी प्रकार से इसका भी एक मध्य बिंदु होगा, जो कि यहाँ मान लेते हैं कि मध्य बिंदु है। ध्रुव को हमेशा हम P से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। सिंपली आपको याद रखना है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। अगला है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह देखिए, इस बात को मैं समझा रहा हूँ कि जैसे कि हम कोई एक गोलीय दर्पण बनाते हैं, तो पहले हम पूरा गोल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, ऐसे हम गोल दर्पण पूरा बनाते हैं। तो ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। आपको भी पता है कि इस गोलीय दर्पण को कहीं ना कहीं काट करके एक अवतल या उत्तल दर्पण बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऐसे हम मान लेते हैं काट दिए, है ना, ये काट दिए। तो जो ये आपको भाग दिख रहा है यह एक गोलीय दर्पण का भाग होगा। ओके, तो इस गोलीय दर्पण का ये जो भाग है उसका जो ये केंद्र है, जहाँ से हमने इस केंद्र को मान करके ये गोलीय दर्पण बनाए थे, इसी केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या ये वक्रता केंद्र। ठीक है, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। अब लेप के अनुसार हम यह डिसाइड करते हैं कि यह कौन सा और किस प्रकार का दर्पण है। अगर हम बाहर से लेप लगाएंगे तो अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। अगर लेप हम अंदर से लगाएंगे तो उभरा हुआ जो पृष्ठ होगा वह परावर्तक बन जाएगा, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो समझाने का अर्थ यही है कि जो ये आपका गोलीय दर्पण है उसका जो ये केंद्र होता है उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको अभी आपको उत्तल दर्पण बनाकर दिखा देता हूँ। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, क्योंकि मैंने अंदर से लेप लगा दिया तो उभरा हुआ जो भाग होगा क्या हो जाएगा, प्रवर्तक हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। ओके, सो अगला है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको और कई प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल और सरल भाषा में समझा रहा हूँ और लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है और बनता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक आपको गोलीय दर्पण बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये गोलीय दर्पण बन गया है ना। तो ये गोलीय दर्पण बन गया, तो यहाँ पर ये आपको पता है कि ये जो बिंदु होता है यह हम केंद्र मानकर ये गोलीय दर्पण की रचना किए थे। तो इसको हम वक्रता केंद्र यानी कि C बोलेंगे, और यह एक बना लेते हैं हम अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण ये हो जाएगा। ठीक है, और अवतल दर्पण का जो होता है
परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ध्रुव, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में ये जो एक रेखाखंड बनेगी ऐसे, है ना, जिसको हमने त्रिज्या मान करके ये गोलीय दर्पण का रचना किए हैं, इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वह वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी होती है ना। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लिख सकते हैं कि अगला है मुख्य अक्ष। हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए एक गोलीय दर्पण है, तो इसका ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। तो इस वक्रता केंद्र, ठीक है, और ध्रुव को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष की जो होती है इसकी दूरी की कोई सीमा नहीं होती है, यानी कि ये अनंत होती है ना, क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है और सीधा है, केवल ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है। तो ये हो गया मुख्य अक्ष। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका मुख्य अक्ष होगा। तो मुख्य अक्ष जो होता है वह भी केंद्र से गुजरता है, और जो हमारा वक्रता त्रिज्या भी था वह भी केंद्र से गुजरती है। ठीक है, अगला है दर्पण का द्वारक। इसे हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे अंग्रेजी में एपर्चर ऑफ मिरर कहा जाता है ना। यह भी आसान है समझना। ठीक है, मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए हम आपको दो गोलीय दर्पण बना रहे हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो गोलीय दर्पण का ये प्रवर्तक पृष्ठ होता है ना, ये गोलीय दर्पण का हम प्रवर्तक पृष्ठ मान लेते हैं। तो ये गोलीय दर्पण का जो प्रवर्तक पृष्ठ होता है, इसका जो ये व्यास जो होता है ना, ये व्यास मतलब ये वाला छोर और ये छोर को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी तो व्यास बोलेंगे। तो ये जो व्यास होता है ना, ये इसी को एपर्चर कहा जाता है। ठीक है, तो इस गोलीय दर्पण का जो प्रवर्तक पृष्ठ होता है इसका ही व्यास एपर्चर कहलाता है, यानी कि दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसका भी देखिए हम मिलाते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका ये द्वारक हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी गोलीय दर्पण होगा तो ऐसे समझिए कि उसका जो झुकाव होता है, तो झुकाव के वजह से ये जो बीच में एक रेखा बनेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक कहेंगे। ठीक है, अगला है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस को हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। सो देखिए यहाँ पर मुख्य फोकस का परिभाषित करने का आप कैसे कर सकते हैं। गोलीय दर्पण की
मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बात आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष है। तो ये मुख्य अक्ष के जो भी किरणें आएगी कैसे समानांतर आएगी, है ना। तो मान लेते हैं कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें हैं। ओके, यहाँ से एक किरण हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, देखिए परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। तो देखिए ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण है और परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर, इस बिंदु को हम F मानते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ये हमारा फोकस है। ओके, तो कोई भी किरण अगर आएगी तो इसी बिंदु से आकर हमेशा वापस प्रवर्तित होगी, है ना। तो अगर कोई भी हम दूसरा अगर लेते हैं किरण तो ये भी वहीं से जा कर के गुजरेगी, है ना। तो ये हम दूसरा एक किरण लेते हैं तो ये भी आ करके यहीं से क्या होगी, गुजरेगी। समझ में आ रहा है ना। तो समझाने का मतलब यही है कि किसी भी दर्पण का मुख्य फोकस हमेशा निश्चित होता है और एक निश्चित बिंदु होता है, क्योंकि कितने भी प्रकाश की जो किरणें आएगी परावर्तन के पश्चात इसी बिंदु से गुजरेगी और किसी बिंदु से नहीं गुजरेगी। यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी कोई हम एक प्रकाश की किरण लेते हैं, तो ये हम दो प्रकाश की किरण ले लेते हैं, है ना। तो ये जो प्रकाश की किरण होगी यह आपके इस बिंदु से आकर गुजरेगी, है ना, और ये भी किरण जो है इसी बिंदु से आकर गुजरेगी। तो बात ये होता है कि हमेशा जो गुजरने वाली किरणें हैं एक ही बिंदु से गुजरेगी, भले वह प्रकाश की किरण नीचे से डाली जाए या ऊपर से डाली जाए, वह केवल प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होनी चाहिए। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस या मुख्य फोकस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये फोकस दूरी क्या है, तो एक सिंपल सा इसका परिभाषा होता है कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, सो देखिए यहाँ पर यह एक अवतल दर्पण है और यह अवतल दर्पण का ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, और इन दोनों के बीच में ये होता है मुख्य फोकस। तो ये फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी होगा इसी को हम फोकस दूरी बोलेंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि फोकस दूरी जो होगा वह FP के बराबर होगा, FP के बराबर होगा। तो यही होगा आपका फोकस दूरी। आई होप आपको ये जितने भी तथ्य आपको गोलीय दर्पण से रिलेटेड जानना था मैंने आपको सारे बता दिया, है ना। अब हम चलते हैं कुछ विशेष पॉइंट को लिख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पर आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पर अवतल दर्पण लिया गया है और यहाँ पर उत्तल दर्पण लिया गया है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, यानी निगेटिव होती है, ठीक है।
इसी प्रकार से उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, यानी कि इसका वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, वैसे ही उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो वक्रता त्रिज्या r जो होता है वो 2 गुणे फोकस दूरी होती है ना, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। यहाँ से r बराबर लिख सकते हैं 2f, या f की मान निकालेंगे तो f बराबर r/2 होगा, है ना। तो ये आपको 2 फॉर्मूले याद रखना है, ओके। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, तो चलिए प्रश्न भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ से अब सवाल बनते हैं, तो चलिए सवाल का भी हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। सवाल यह है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या बताएं। तो इस सवाल को हम हल करते हैं, तो लिखेंगे हल में कि दिया है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जिसे हम f से डिनोट करते हैं, यह है आपका 10 सेंटीमीटर। इसलिए हमको निकालना है वक्रता त्रिज्या, इसलिए हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी होता है। तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 2 और फोकस गुणी है 10, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से वक्रता त्रिज्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 8.6 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी बताएं। तो यहाँ से लिखेंगे हल में दिया है दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि ये r है 8.6 सेंटीमीटर। हमको निकालना है फोकस दूरी, इसलिए हम जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या का आधा, वक्रता त्रिज्या बटा में 2 होता है। तो फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या है 8.6 सेंटीमीटर, 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ से भाग देने के बाद ये आ जाएगा आपका 4.3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा उसका फोकस दूरी, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे जो कि आपको करना है। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिल रहा है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जो कि आपके लिए सेकेंडों का काम है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि कमेंट आप ही के लिए बना हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।